यहाँ पे आपको दिखेगा डेवलपमेंट, यानी कि इस डेवलपमेंट विकास क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा कि एक और निरंतर प्रक्रिया। जी हाँ, पिछली बार परीक्षा में ये शब्द को देख के लोग जो है निरंतर प्रक्रिया, ऐसा सभी ने लगभग बहुत सारे स्टूडेंट हमको मिले कि बता रहे थे कि पहला का पहला ही मार के चले आए, लेकिन यहाँ पे निरंतर नहीं अनिरंतर लिखा हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा। पकड़ने के ट्रिक को समझिएगा। यहाँ पे क्रमिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होना और जो है, लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं। यहाँ पे नहीं शब्द का भी प्रयोग किया गया है। जो टैग वर्ड हमने आपको वीडियो में बताया था, बहुत दिनों पहले एक वीडियो में हमने टैग वर्ड बताया था, वो ये निगेटिव थॉट्स जो है इसी तरह से जो है आप काट के निकाल दिया कीजिएगा, क्योंकि ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अनिरंतर यानी कि ये भी नहीं होगा। बच गया आपका कौन सा, तो एक क्रमिक प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, विकास एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि सतत का मतलब क्रमिक और निरंतर होता तो ये सही हो जाता, लेकिन अनिरंतर दिया हुआ है इसलिए ये सही नहीं होगा। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। विकास के बारे में हम आपको बता देते हैं कि ईरा जी गॉर्डन के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर और उस समय तक चलती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। इसकी कुछ बहुत विशेषताएं भी है, जो कि है विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, जैसा कि आप लोगों ने प्रश्न में भी देखा, और विकास एक निश्चित प्रणाली होती है। विकास की जो होती है एक निश्चित प्रणाली होती है, एक नियम होता है, उसी के हिसाब चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निश्चित प्रक्रिया की ओर होती है। जी हाँ दोस्तों, विकास का एक निश्चित प्रक्रिया तय होता है जिस ओर वो होती है। विकास अविराम की गति से चलता है। विकास धीरे धीरे लेकिन कहीं रुकता नहीं है, वो धीरे धीरे चलते रहता है। जैसे मनुष्य के शारीरिक विकास के बारे में आप देखेंगे, बौद्धिक विकास के बारे में देखेंगे, तो ये धीरे धीरे अनुभव के साथ चलने वाली चीज़ें होती है। और विकास की गति में जो है व्यक्तिक विशेषताएं भी जो है वो भी अस्थायी होती है। विकास के संबंध में अनेक गुण सह संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विकास के संबंध में भविष्यवाणी करना बिल्कुल जो है संभव होता है। जी हाँ दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 1 का उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक का बटन दबाएं। निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? जी हाँ दोस्तों, वातावरणीय कारक पूछ रहा है। यहाँ पे आपके जो हेरिडिटी है या जीन्स है उसके बारे में नहीं पूछ रहा है, क्योंकि वातावरण में जो आपकी विकास होती है, जिस कारण से आप प्रभावित होते हैं, वो पूछ रहा है। तो वंशाणु तो होगा नहीं, जीन्स में आपका होने का मतलब ये तो वंशानुक्रम का जो है विकास हो जाएगा। अनुवांशिकता का, ये अनुवांशिकता यानी कि आपके पूर्वज से या फिर आपके पेरेंट्स से जो आप में गुण आते हैं वो हो गया। ये जो होता है परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी जो है वो आपको समय के साथ आती है, ये वातावरण में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं विद्यालय एक ऐसी प्रक्रिया है जो विकास को प्रभावित करती है। कहाँ पे? वातावरणीय कारकों से। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर विकास के बारे में एक चैप्टर बहुत अच्छा ये चैप्टर है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से 2-3 सवाल आते ही आते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सामाजिककरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है? जनसंचार, सांस्कृतिक प्रचलन, विद्यालय और परिवार। इनमें से कौन सा सामाजिकरण का सबसे पहला बहुत छोटे बच्चों के लिए, यानी कि बहुत छोटे बच्चों का मतलब आप समझें, वो वैसे बच्चे जो कहीं ना कहीं चीज़ों को अनुभव के साथ महसूस करते हैं और सीखते हैं। तो जनसंचार तो होगा नहीं, मास मीडिया से तो वो प्रभावित होंगे नहीं, उनका प्रमुख घटक तो वो हो नहीं सकता। और जो है सांस्कृतिक प्रचलन, जब बच्चा जब छोटा है उस टाइम पीरियड पे उसको सांस्कृतिक कल्चरल प्रैक्टिस तो हो नहीं सकता। और बहुत छोटा है इसका मतलब वो विद्यालय भी नहीं जाता होगा। बहुत छोटा है तो उसका प्राथमिक प्रधान घटक जो होगा उसका परिवार होगा।
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से प्रश्नों को पकड़ा जाता है। तो ये आपका सही होगा, 3 का डी आंसर सही होगा, क्योंकि वातावरण के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का जो है संबंध सीधे तौर पे महत्वपूर्ण होता है, और वातावरण मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में अपना कोई मौलिक जो है योगदान नहीं करता है, और कहीं ना कहीं जो है परिवार प्राथमिक प्रधान घटक होता है बच्चों के, बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के विकास के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या 4 जो मिलेगा वो है जीन पियाजे से संबंधित। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होता है? यहाँ पे जो पूछ रहा है चीज़ों को समझें, इनके जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसके हिसाब से कौन से चरण में अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम जो है प्रधान होता है और वो जो है प्राथमिक माध्यम भी होता है। तो यहाँ पे संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम प्रधान और प्राथमिक माध्यम, ये प्रश्न पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक यानी कि सबसे पहले प्राइमरी सोर्स के बारे में पूछ रहा है। तो इसके प्राइमरी सोर्स जो होंगे वो आपका हो जाएगा संवेदी गामक प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो संवेदी गामक प्रक्रिया इनकी होती है वो लगभग आप मान के चले कि 1 माह से 4 माह। ये देखिए यहाँ पे सहज क्रियाओं की अवस्था के बारे में इन्होंने जो बताया है, उसके जो इन्होंने अवस्था बताया है जन्म से लेकर 30 दिन तक का, इसमें कौन सा समय आता है आपका? यही आता है सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी गामक प्रक्रिया आता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है संवेदी गामक का चरण जो होता है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है, आप सभी जानते हैं। और यहीं पे जो है बालक अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होता है उसका, ये पियाजे के मुताबिक संवेदी गामक अवस्था में ही होता है। इस अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं ही करते हैं। इस आयु के बच्चे जो है इंद्रियों के माध्यम से प्राथमिक चीज़ों का अनुभव करते हैं। इस अवस्था को पियाजे ने 6 अवस्था में भी बांटा है। जैसे आपको नेक्स्ट कभी वीडियो में हम बताएंगे कौन कौन से अवस्थाएं होती है, क्योंकि पहली होती है सहज क्रिया, दूसरी होती है वृत्तीय अनुक्रियाएं, गौण वृत्तीय अनुक्रियाएं, गौण एस्कीमेटा होता है, और एक होता है तृतीय वर्तीय अनुक्रिया, और एक होता है मानसिक संयोग अनुक्रिया, ऐसा कुछ होता है। ठीक से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे किसी वीडियो में, डेट पूरी जो उसकी मास अवधि होती है उसके हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीम में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पे दे रहा है सेंट्रेशन, समायोजन। देखिए समायोजन 2 जगह लिखा है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखें तो सेंट्रलाइजेशन मतलब एकाग्रता की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये तो पहला होगा ही नहीं। एकोमोडेशन होता है, और जिसको हम लोग असंतुलनीकरण कहते हैं, और ये होता है परसेप्शन यानी कि संवेदन। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना क्या है, वो नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीम्स में यानी कि स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहती है। वही बात हुई, नए ज्ञान से पुराने ज्ञान को जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। उसी की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न संख्या 5 का बी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार जो है नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीम्स में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, ये हमने बताया, लेकिन अगर आपको उदाहरण के लिए जानना है
तो आप यह समझें कि चेन्नई के बालक को अगर आप पढ़ा रहे हैं, मौसम की जानकारी दे रहे हैं, चारों मौसम के बारे में, तो 3 के बारे में अच्छे से जानता है, लेकिन सर्दी के मौसम में क्या होता है, सर्दी का मौसम उसे नहीं पता है। तो मौसम के बारे में तो जानता है, 3 मौसम के बारे में जानता है, लेकिन सर्दी का अनुभव उसने नहीं किया। अगर आप इसके बारे में बताते हैं तो उसके लिए एक नई प्रक्रिया होगी और वो मौसम के साथ जोड़ने वाली प्रक्रिया होगी। इसलिए समायोजन की प्रक्रिया हम इसी को कहेंगे कि मौसम के बारे में वो जाना, वो चारों मौसम के बारे में जाना और सीखा। मौसम के बारे में जानता अनुभव करता पहले से था, लेकिन सर्दी का अनुभव उसको नहीं था। तो कहीं ना कहीं उसके पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया ही आप समायोजन कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। यहाँ पे आ गए आपके समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया। आप लोगों ने सुना होगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यह सिद्धांत किसका है, ZDP, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। यह लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया सिद्धांत था, यह विकास का क्षेत्र था। इसमें इन्होंने यही बताया था कि अगर कोई बालक कुछ सीख रहा है, उसमें फंस रहा है, तो एज अ एक्सपीरियंस होल्डर आप उसे मदद करते हैं, आप थोड़ा हिंट देते हैं, यानी थोड़ा धक्का देते हैं, तो वो उस चीज़ को कंप्लीट कर लेता है। तो उसी को इन्होंने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा था। इसके बारे में हम बताते चले आपको कि लेव वाइगोत्स्की ने विकास के सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं से अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया। वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत का दावा है कि एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास और सीखने की क्षमता उनके सामाजिक संबंधों द्वारा निर्देशित मध्यस्थ किया जा सकता है। उनका सिद्धांत जो मतलब इनका वाइगोत्स्की का सिद्धांत था, कहता है कि खोज एक स्वतंत्र यात्रा के विपरीत सीखना महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। इस सिद्धांत का उपयोग शिक्षण और अधिगम के इंटरैक्टिव और सहयोगी संगठनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है, जो छात्रों को साथियों और शिक्षकों के साथ सामाजिक बातचीत से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जी हाँ दोस्तों, वही होता है आपका निकटतम विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। सिद्धांत के बारे में आपको बताते चले, अभी आप लोगों ने 2 सिद्धांत के बारे में जाना, जैसे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कभी कभी यही पूछ देता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो है मतलब कि किन से संबंधित है, ऐसा भी पूछ देगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किन से संबंधित है, ऑप्शन दे देगा पियाजे, वाइगोत्स्की, और जो आपका होते हैं ये एक कोहलबर्ग, और एक दे दिया आपका बंडूरा, एल्बर्ट बंडूरा। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किससे संबंधित है पूछ दिया, तो सभी लोग क्या करेंगे कि सामाजिकता का सिद्धांत के बारे में लोग जानते हैं कि वाइगोत्स्की के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आए तो आप ये समझ ले कि एल्बर्ट बंडूरा के बारे में बात की जा रही है। फिलहाल अभी जो हम लोग बात करेंगे, लेव वाइगोत्स्की के विकास के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, और लेव वाइगोत्स्की के विकास को डैश से में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया था। किसको, स्कीमा प्रत्यय को, या फिर सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं, अनुग्रहित प्रक्रियाओं को, अनैच्छिक क्रियाओं को, स्कीमा को, या व्यक्तिगत क्रियाओं। और बड़ा अभी आप लोगों ने देखा इसी प्रश्न कुछ प्रश्न पहले मिला, अनैच्छिक क्रिया और स्कीमा किससे संबंधित है, पियाजे से। स्कीमा किससे संबंधित है, पियाजे से। यहाँ पे वाइगोत्स्की के बारे में पूछा जा रहा है। और व्यक्तिगत क्रिया जो है बाह्य प्रक्रियाओं से संबंधित है, किससे, पियाजे से ही। तो कहीं ना कहीं 3 ऑप्शन पियाजे से मिल रहे हैं। सामाजिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं, अनुग्रहित प्रक्रियाओं के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लेव वाइगोत्स्की, यानी कि 7 का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, प्रश्न संख्या 8। यहाँ पे
आप लोगों से जो सीधे सीधे एक आसान सवाल सीटेट की तरफ से पूछने का काम किया गया है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ इस प्रश्न में भी फंस सकते हैं, क्योंकि अवस्था और चरण दो चीज़ें होती है। अभी हम कुछ ही देर में आपको इस पर भी बताने वाले हैं। यहाँ पे जो हम बात करेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए डैश चरणों का क्रम प्रतिपादित किया है। क्या वो 4 हैं, 6 है, 8 है, 10 है, कितने हैं? तो देखिए, हम अवस्था की अगर बात करते हैं तो अवस्था इन्होंने 3 दिया है। अवस्था 3 दिया है और तीनों के 2-2 चरण दिए हैं। यानी कि पहली अवस्था जो होता है आपका पूर्व परंपरागत अवस्था, जो कि 4 से 10 वर्ष का माना जाता है, इसके 2 चरण हैं। इसके 2 चरण हैं। अवस्था जो है आपके 3 जो है, और इसी में 2 चरण पहले में दिया हुआ है और दूसरे में 2 चरण दिया हुआ है और तीसरे में भी 2 चरण दिया हुआ है। तो ये 6 चरण होते हैं, अवस्था 3 होती है। आंसर उसका जो होगा इस प्रश्न का 6 हो जाएगा, क्योंकि इनके जो अवस्थाओं की बात करते हैं आप, तो पूर्व परंपरागत पहली अवस्था, दूसरी अवस्था परंपरागत अवस्था और तीसरी जो होती है पश्च परंपरागत अवस्था। यानी कि तीनों अवस्था के 2-2 चरण होते हैं। तो 6 चरण लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है परिभाषित किया है या फिर प्रतिपादित किया है। एक बार एक वीडियो में आवश्यकता पड़ेगी कि पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के बारे में अच्छे ढंग से आपको समझा दिया जाए, ताकि यहाँ से कम 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को भी मैं बखूबी समझता हूँ और अभी इस वीडियो में आप लोगों ने यही सीखा कि इस प्रश्न को कैसे पकड़ा जाता है। संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा उपाय है, कौन सा ट्रिक है या हथकंडा है जिसको अपना के विद्यार्थियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। समस्या समाधान, इसके लिए तो आप बच्चों को प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो जानेगा कि समस्या कैसे समाधान किया जाए, तभी उसका विकास हो पाएगा। निर्देशित खोज, आप ही के निर्देशन में, गाइड में वो किसी चीज़ का खोज आरंभ कर सकता है या सीख सकता है, ये भी सही है। सहयोगी अनुमान, जी हाँ, आप एक सहयोगी के तौर पर भी उसका साथ देते हैं बच्चा अगर कुछ सीख रहा है तो। और जो है कंठस्थ स्मरण, जी हाँ दोस्तों, कंठस्थ क्या है? यह बिल्कुल निगेटिव वर्ड है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 9 का डी सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों ने यही सीखा। और एक चीज़ जिस चीज़ को हमने बार बार नोटिस किया, आप हमारे टैग वर्ड के वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उसको देख लेने से इतने प्रश्नों को समझने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा दावा है आप सीधे तौर पे ही चीज़ों को सिर्फ नहीं, कंठस्थ स्मरण यही देख के आप टिक कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा। बात को समझिए। तो टैग वर्ड का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। जाके वहाँ से टैग वर्ड के वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपकी चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। अगर लगातार 10 से 15 दिन हमारे साथ बिताते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और पक्का आपका रिजल्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।